सो हमने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था कि क्या कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्सिस किसको कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं। थोड़ा सा वहीं से शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट्स से और आगे बढ़ते हैं। ओमेगा एक्स एक्स डैश ओ ऑरिजिन वाई और ये वाई डैश। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बारे में हमें पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक्स वाई प्लेन जो है एज ए होल 4 पार्ट्स में बट रहा है, जिसको हम पहले इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो क्वाड्रेंट्स का मीनिंग वही है यहां भी जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में देखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ डेफिनेटली एक्सिस जो यहां पे है वो एक दूसरे के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है। आपको पता है कि ओमेगा 90 होगा तो यही क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एक्सिस हो जाएंगे। सो हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट P है यहां पे तो, और यहां से हम PM को OI के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अगर इसका कोऑर्डिनेट XY है तो OM क्या कहलाता है, एब्सिसा, और MP क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। मतलब अगर ऑरिजिन से हम OM डिस्टेंस तक आएंगे यानी कि M तक, और M से फिर MP को ट्रैवल करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे P पे। यानी कि अगर OM और MP हमें पता है तो P का लोकेशन हमें आराम से आसानी से पता चल जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर OM X है, MP Y है, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P आर X एंड Y। X मतलब ऑरिजिन से X दूरी और Y मतलब Y का, इसका Y का डिस्टेंस, Y एक्सिस के तरफ इसका डिस्टेंस जो है। तो एज ए होल कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का क्या बताता है, उस पॉइंट का लोकेशन। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर ये भी देखा था हमने, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री देन the axes are called oblique axis. If omega is equal to 90 degree then the axes are said to be rectangular. और इसी केस में, or in this case the system is called the Cartesian system of rectangular coordinates। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सिस जो है, एक्स और वाई एक्सिस जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। समटाइम्स, इनफैक्ट आगे के हायर स्टडीज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर केस में एक्सिस आपका इसी तरह झुका हुआ है, या ओमेगा 90 डिग्री से ज्यादा है, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट यहां पे जैसा कि मैंने कल बताया था, जब तक किसी प्रॉब्लम में, किसी केस में, किसी थ्योरम में आपको ये मेंशन ना किया गया हो एक्सप्लिसिटली कि एक्सिस ऑब्लिक है, मतलब ओमेगा कोई एंगल यहां दिया हुआ है, अगर नहीं कुछ भी मेंशन किया हुआ है इसके बारे में, दैट मीन्स आपका जो सिस्टम है या आपका जो एक्सिस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। यही मान के आपको आगे बढ़ना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत हमने कल भी देखा था, आज भी हमने ये रिवाइज कर लिया।
अब मान लीजिए P अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो O से हम लोग यहाँ M तक आएंगे। डेफिनेटली M जो है OI के पैरेलल, PM हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, M यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे नहीं, तो OM क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको M1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको P1 मान लीजिए। तो P1 का लोकेशन किस तरह हम फाइंड करेंगे, पहले हम OM1 इधर आएंगे इस तरफ और उसके बाद MP1 जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, P1। लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव x से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। अगर ये डिस्टेंस हमारा x है, डिस्टेंस x है, ध्यान दीजिए, और ये अगर y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x और y। -x क्यों मैंने लगाया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ रहा है। इनफैक्ट जब भी हम इस साइड में लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें डिस्टेंस को नेगेटिव ही अज्यूम करना है, ठीक है। तो इधर आया इधर हम लोग आए M1 तक, ये डिस्टेंस कितना है, x, डिस्टेंस x है, डिस्टेंस चूंकि पॉजिटिव होता है हमेशा तो हमने इसको x रखा, यहाँ पे डिस्टेंस y हो गया। अगर ऐसा है मतलब कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P1 का एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है तो एक्चुअली में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x और y। -x क्यों होगा आपको पता है, और y अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, अपवर्ड की तरफ है, इसलिए y पॉजिटिव हुआ। उसी तरह अगर इस क्वाड्रेंट में रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे P2 है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए M2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर M2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y है, तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x -y। उसी तरह अगर P3 यहाँ पे है, M3 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, अगर OM3 हमारा x है और M3 P3 हमारा y है, तो ये क्या हो जाएगा, x -y। क्यों भाई, क्योंकि x पॉजिटिव x के तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है राइट साइड में, और y हमारा नेगेटिव की तरफ है। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो आपने समझ लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स के यूजेस क्या होते हैं, मेंशन कर लीजिए। कोऑर्डिनेट्स जो होता है ना, उसका यही मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का एक मेथड है। कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का, उस पॉइंट को लोकेट किस तरह करेंगे वही हमें ये बताता है, ठीक है। चलिए, और ये जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, ये बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स लोकेटिंग सम पॉइंट इन XY प्लेन। कोऑर्डिनेट्स को यूज करके पॉइंट्स को किस तरह से इस प्लेन में लोकेट किया जाता है, उसी को कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ये कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। अगर ओमेगा 90 हो तो इसी को कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और कार्टेशियन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहली बार वो दिया था रेने डेस्कार्टेस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। आगे बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने फिर इसको डेवलप भी किया। तो आज हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम पड़ा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। ये सब बेसिक्स है, इसको जान लेना जरूरी है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि locate a point P in the rectangular coordinate system whose rectangular coordinate system the coordinates of point P are
आर 1 2 5 2 -2 5 3 -2 -5 and 4 3 7 3 -7। अब आपसे कहा जा रहा है कि किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से ऑर्डर वाइज दिया हुआ है, तो आपको इन सारे पॉइंट P को लोकेट करना है। चलिए भाई, मान लेते हैं कि ये जो पहला हमारा पॉइंट है वो P1 है। अब यहां पे साफ साफ मेंशन मैंने किया है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ऑब्लिक एक्सिस नहीं है, 90 डिग्री पे इस तरह से है। ये फेमिलियर फिगर लग रहा होगा आपको क्योंकि आप ये करते आए हैं, y x डैश y डैश। इधर के तरफ हम 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी हो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4, इसको भी थोड़ा बड़ा 5 तक ले जाते हैं, 5 माइनस माइनस माइनस, आपको पता है क्यों, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये डेफिनेटली y है, ये x है, ये y डैश है। सबसे पहला पॉइंट मान लेते हैं P1 है, 2 और 5। 2 मतलब एब्सिसा 2 और ऑर्डिनेट 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 2 है। पहले वाले को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है और दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट। मतलब कि जनरली एब्सिसा को क्या कहा जाता है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। ये याद रखिएगा आप हमेशा, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। चलिए, अब सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि P1 कोई पॉइंट है वो 2 5 है, 2 और 5 यानी कि x कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट हम O से चल के, O हमारा रेफरेंस पॉइंट है, O से चल के हम कहां तक आए, 2 तक। चलिए, उसके बाद 5, y कोऑर्डिनेट हमारा 5 है, तो यहां से हम कहां जाएंगे, 5 5 5, यानी कि यहां पे आएंगे इस जगह पे। सो P1 ये हो गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 5 हो गया, राइट, वेरी गुड, ये P1 हो गया। अब P2, ठीक है, -2 और 5, -2 है यानी कि ऑरिजिन से x कोऑर्डिनेट हमारा -2, यहां तक आएंगे, और 5 तो फिर यहीं तक हमें जाना होगा। कहां तक जाना होगा, बस यहीं तक हमें जाना होगा। तो ये हो गया P2 जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 5 हो गया। अब है -2 और -5, -2 और -5 यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा -2 है, एब्सिसा -2, यहां तक आ गए हम -2, और ऑर्डिनेट हमारा -5, हम -5 यानी कि y कोऑर्डिनेट यहां तक आ गया। अब ये लाइन मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, आपको दिखाने के लिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये लाइन जो है ड्रॉ करें हमेशा। दिस इज, आई एम ड्रॉइंग दीज लाइन्स टू जस्ट शो यू हाउ टू लोकेट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, दैट्स इट, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन्स राइट नाउ। ये हो गया हमारा P3, और ये क्या, इस कोऑर्डिनेट हो गया -2 -5। अब पूछ रहा है, हमारे पास एक P4 पॉइंट है, वो है 3 और -7, x कोऑर्डिनेट 3 यानी कि यहां तक आएंगे, और -7 y कोऑर्डिनेट नेगेटिव y के तरफ जाएंगे, यानी कि इधर जाएंगे, यहां पे सीधे यहां तक आएंगे। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट P4 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -7। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर यही ऑब्लिक एक्सिस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ओमेगा कोई एंगल दिया होता आपके पास, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिस्टम बनाना है, आपको एक्सिस को ड्रॉ करना है, उसी एंगल पे एक्सिस का झुकाव होगा।
दैट्स इट। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट पॉइंट्स। और ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक आप समझ सकते हैं कि सबसे बेसिक चीज है। आगे सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है एक तरह से। हमेशा हम लोग पॉइंट को तो लोकेट करने ही वाले हैं। फिगर कैसा भी हो एक्स वाई प्लेन में, चाहे वो एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, वट एवर द फिगर इज, इट डजंट मैटर, द कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, दैट्स इट। चलिए अब थोड़ा सा कुछ बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुतों ने प्रूफ इसका नहीं पढ़ा होगा, प्रूफ के साथ इसको कर लेते हैं। चलिए भाई, टू फाइंड the distance between any two points। चलिए भाई, अब यहां पे हमें कुछ नहीं कहा गया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी नहीं कहा गया है, बट फिर भी हमें ट्रीट करना चाहिए ऑब्लिक की तरह, क्योंकि ये एक जनरल पर्टिकुलर थ्योरम है। तो जनरल थ्योरम है इसलिए इसको ऑब्लिक एक्सिस के केस में बनाते हैं, क्योंकि ओमेगा जो एंगल है एक्स और वाई के बीच का, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, याद रखिएगा जो एंगल होता है ना ओमेगा, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में ही होता है। ठीक है, उसी एंगल को माना जाता है एंगल बिटवीन द एक्सिस, ये चीज याद रखिएगा। तो ये एक जनरल थ्योरम है, तो इसको क्यों ना हम ऑब्लिक एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है उसको ऑब्लिक फॉर्म में बनाएं, ताकि ओमेगा का कुछ भी वैल्यू रख के, अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस है तो ओमेगा को 90 रख देंगे। तो इसको थ्योरम्स को हम लोग जनरल वे में प्रूफ करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने बनाया एक्सिस अपना, ये हमारा ओमेगा है, ये x, ये y, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहां पे P1 और एक पॉइंट है हमारा P2। अब P2 M2 हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि OI के पैरेलल होगा, और P1 M1 भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि OI के पैरेलल ही होगा। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे P2R पैरेलल टू OX। चलिए सब कुछ मैं लिख देता हूं। मान लीजिए कि P1 का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और P2 का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, अगर इस थ्योरम को और भी क्लियर तरीके से और भी थोड़ा सा एक्सप्लिसिट वे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। चलिए शुरू करते हैं यहां से। लेट P1 एंड P2, मैं प्रूफ कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो खास करके 11th-12th में है, उनको प्रूफ की कभी कभी जरूरत पड़ती है। मतलब ये लिख रहा हूं, प्रूफ तो मैं हमेशा हर थ्योरम को करूंगा, वो चाहे 11th-12th में हो या 11th-12th क्रॉस कर चुके हो, आप स्पेशली जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट डजंट मैटर, प्रूफ तो मैं बताऊंगा आपको पहली बार खास करके। लेट P1 एंड P2 बी द गिवन points whose coordinates are respectively x1, y1 and x2, y2 as shown in the figure. Draw P1 M1 and P2 M2 parallel to OI. Also
ड्रॉ P2R पैरेलल टू OX टू मीट M1 P1 इन R। चलिए, अच्छा कोसाइन फॉर्मूला आप में से कितने लोग जानते हैं? मुझे नहीं लगता है, हाँ जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री कर लिया है उनको पता होगा, जो फॉर्मूला रटते आए हैं उनको पता होगा, जो नए फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, थोड़ा देख लीजिए उसके बारे में। किसी भी ट्राइंगल के लिए, कोई भी मान लीजिए ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल A है, ये B है, ये C है, 3 वर्टिसेस है किसी ट्राइंगल के। तो हमेशा मान लीजिए ये साइड आपका A है, ये स्मॉल c है और ये स्मॉल b है। तो हमेशा याद रखिएगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस a, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस b, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस c। हमेशा ये कोसाइन फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत जल्दी देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में। तो थोड़ा याद रखिएगा। इसमें एक कॉमन चीज है, देखिए जो भी साइड आप ले रहे हैं ना, जो भी साइड का स्क्वायर ले रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या ले रहे हैं, बाकी जो दोनों साइड बचे हैं उस ट्राइंगल का, उसके स्क्वायर, उसके डिस्टेंस के, उसके लेंथ के स्क्वायर आप ले रहे हैं, माइनस 2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ दो साइड्स इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू द साइड हैविंग लेंथ a। मतलब जो भी साइड ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला कोसाइन, उसके अपोजिट वाले एंगल का, वर्टेक्स का कोसाइन आप ले रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा, ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ड्रॉ P2R2 पैरेलल टू OX, P2R पैरेलल टू OX टू मीट M1 P1 इन R1। अब थोड़ा ये देखिए, ये एंगल ओमेगा है, ये भी एंगल ओमेगा होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो OX है, ये जो X एक्सिस है, ये M1 को M2 को काट रहा है ना, यानी कि ये जो X एक्सिस है वो एक ट्रांसवर्सल है, P2 M2 और P1 M2 दोनों पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब पता है, जब कोई भी लाइन दो या दो से ज्यादा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को काटता है तो उस लाइन को उन सारे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ओमेगा होगा, ऑल्टरनेट एंगल से भाई। अब ये ओमेगा है, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये ओमेगा तो ये 180 माइनस ओमेगा होगा ना। तो P1R P2 भी 180 माइनस ओमेगा। गुड। नाउ अब देखिए, कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले देखिए आप M2 P2R जो है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा, M2 M1 के बराबर होगा। ये और ये दोनों पैरेलल है, P2R और M2 M1 पैरेलल ही तो है ना, और ये पूरा M2 M1 R P2 एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, I mean एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, M2 M1 और P2R के जो लेंथ होंगे बराबर होंगे। तो P2R इज इक्वल टू M2 M1। अब M2 M1 क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां तक x की दूरी कितनी है, x1, M1 इसका कोऑर्डिनेट x1 है, और यहां तक x की दूरी कितनी है, x2। मतलब यहां तक जो है ये क्या है, x1, और यहां तक जो है ये क्या है, x2। तो अगर x1 माइनस x2 कर दें तो M2 M1 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने P2 को यहाँ क्यों रखा, P1 को यहाँ क्यों रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर P1 को यहाँ रखेंगे, P2 को उधर रखेंगे तो आपका x2 माइनस x1 आएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंत में आपको पता चल जाएगा। P2R इतना हो गया। उसी तरह से RP1 कितना हो जाएगा भाई, M1P1 का जो लेंथ कितना है Y1 है, और M1R का लेंथ कितना है M2P2 के बराबर है। तो इसको हम लोग RP1 को लिख सकते हैं M1P1 माइनस M1R इज इक्वल टू M1P1 माइनस M1R को कितना लिख सकते हैं, M1R को M2P2 लिख सकते हैं, M2P2। अब M1P1 कितना है हमारा, M1P1 हमारा Y1 है ना, पूरा ऑर्डिनेट जो लेंथ है, और M2P2 कितना है, Y2 है। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब चलिए ऑल्सो एंगल P2R P1 इज इक्वल टू एंगल OM1 P1 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस ओमेगा। ठीक है यहां तक। नाउ बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल P1R P2 we get what we get, P1 P2 squared is equal to P2R square plus R P1 square minus 2 P2R into RP1 into cos इस साइड के अपोजिट वाला एंगल यानी कि cos P1R P2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए भाई P2R कितना है, P2R है हमारा x1 माइनस x2 स्क्वायर। अब देखा आपने कि क्यों मैं कह रहा था कि अगर P1 को यहां लेंगे P2 को यहां लेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर्ड है। तो स्क्वायर्ड है तो x1 माइनस x2 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, डजेंट मैटर। प्लस RP1 क्या है हमारा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 माइनस x2 P2R का वैल्यू इंटू RP1 y1 माइनस y2 और cos P1R P2 कितना है यहाँ से 180 डिग्री माइनस ओमेगा, 180 डिग्री माइनस ओमेगा। ठीक है, सो इसको इरेज कर देता हूं, इसका काम हो गया है मेरे ख्याल से। चलिए यहां से कंटिन्यू रखते हैं। दैट इंप्लाइज P1 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और यहां देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे निकलेगा कॉस माइनस कॉस ओमेगा, यहां माइनस पहले से है तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2। सो आपने देखा कि अगर एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। इफ द एक्सिस बी rectangular then ओमेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए cos ओमेगा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो therefore for rectangular axis P1 P2 square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. That implies P1 P2 is equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. फॉर्मूला आपका निकल गया। बट याद रखिएगा अगर आपका एक्सिस जो है माफ करिएगा यहाँ पे
कॉस ओमेगा लगाना मैं भूल गया था, क्योंकि कॉस 180 माइनस कॉस ओमेगा होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कॉस ओमेगा मैंने लगाना भूल गया था, माफ करिएगा। तो जब एक्सिस रेक्टेंगुलर है तो ओमेगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी केस में आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किसी भी दो पॉइंट्स की जो दूरी आती है वो क्या आती है, P1 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। राइट, चलिए ठीक है भाई। और याद रखिएगा, अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया हो कि आपका जो एक्सिस है वो ओमेगा कुछ वैल्यू दिया हुआ है अदर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ऑब्लिक एक्सिस की बात हो रही है, तो उसमें आपको ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, और ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। तो जनरली अब तक जो आप फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वो ये वाला है, और ये फॉर्मूला होता है किसके लिए एप्लीकेबल, जब आपका सिस्टम जो है वो रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब एक्सिस 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ तब। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। इस फॉर्मूला को थोड़ा रंग बिरंगा कर दूं मैं इसको, ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, सो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं थोड़ा, और ये लिख लिया होगा आपने। सो इन रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर लास्ट में इसके नीचे आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि इन rectangular system of coordinates the distance between any two points x1 y1 and x2 y2 is square root of x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसको भी रंग बिरंगा कर दूं मैं, वही चीज है, इसको थोड़ा सा लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पे बनाते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, यहां पे कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, x1 y1 x2 y2 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x1 मान लीजिए कोई x1 का वैल्यू है -7, x1 इज इक्वल टू -7, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, नहीं तो इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, तो x1 का वैल्यू आपको -7 सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। सो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, आप देखेंगे कि ये सबके लिए सेम फॉर्मूला यही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने इसमें लिया था P1 और P2 को, हो सकता है कि मैं P1 यहाँ पे लूँ, P2 यहाँ पे लूँ, और ये डिस्टेंस में निकालूँ, फिर भी यही चीज आएगा। हो सकता है कि P1 और P2 मेरा इस क्वाड्रेंट में हो तो भी यही रिजल्ट आएगा, डजंट मैटर कि किस क्वाड्रेंट में P1 या P2 है। ठीक है, तो साइन मैटर नहीं करता है इन कोऑर्डिनेट्स के लिए, आपको हमेशा फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, अगर x1 x2 का वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली फॉर y1 एंड y2। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं पहले। माइक की बैटरी भी चेक करनी पड़ती है ना, पता नहीं बीच में ही फेल हो जाए, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए चेक करता रहता हूँ। अभी तो शायद है, अभी काफ़ी है, बैटरी देखता हूँ। चलिए,
अब कोई छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -5 एंड -3, -4। ठीक है, चलिए मान लेते हैं d डिस्टेंस है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको अज्यूम करना है कि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ निकालना है। तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 कितना है आपका 2 है और x2 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। y1 कितना है -5 है, y2 कितना है -4 है कि यानी कि माइनस माइनस +4 का स्क्वायर। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे +1 स्क्वायर रूट ऑफ 26। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया। तो इसी तरह से डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए याद हो गया फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका क्या है, हाँ ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको। जो थ्योरम हम लोग अभी करने जा रहे हैं उस थ्योरम को हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। लिख लीजिए यहां पे सेक्शन फॉर्मूला। वेक्टर अलजेब्रा में भी मैंने इसको बताया था आपको, सेम चीज है वही। चलिए भाई, टू फाइंड the coordinates of a point which divides a line joining the points whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 in the ratio m:n A internally and B externally। कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो पॉइंट किसी लाइन को, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, उस लाइन, और याद रखिएगा उस लाइन के एंड पॉइंट्स है, वो जो लाइन की बात हो रही है उसके एंड पॉइंट्स है, इसको भी आप मेंशन कर लिए। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose end points are, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। आर रेस्पेक्टिवली x1, y1 and x2, y2 in the ratio of m:n, A इंटरनली और B एक्सटर्नली। अब चलिए, कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो पॉइंट किसी लाइन को, जिस लाइन का जो एंड पॉइंट्स है उनका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 है,
इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए मान लेते हैं मैं इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमेशा ऑब्लिक एक्सेस बना रहा हूं, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये जो थ्योरम्स है ना ये सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, बट पहले वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, अच्छा हाँ, पहले जो थ्योरम था उसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। जो हमने डिस्टेंस निकाला उसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है, कि जब भी दो पॉइंट के बीच की दूरी आप निकालते हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूला कह सकते हैं, इसको सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने देखा था कि ओमेगा पे डिपेंड करता है। अगर रेक्टेंगुलर एक्सिस होगा तो आपने देखा कि किस तरह से डिस्टेंस जो है वो दूसरा आएगा दो पॉइंट के बीच की, और अगर ओमेगा का कोई वैल्यू है अदर देन 90 डिग्री यानी कि एक्सिस रेक्टेंगुलर नहीं है तो डिस्टेंस कुछ और आता है। आप देखते हैं, आपने देखा इनफैक्ट। चलिए, बट ये वाला सेक्शन फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता है कि ओमेगा का क्या वैल्यू है। देखते हैं इसको बना के। मान लेते हैं ये आपका x है, ये y है। सबसे पहले हम इंटरनली के लिए बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, मैं अभी लिखूंगा सब कुछ। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, फिगर सारे के सारे वैसे ही बनेंगे। OY के पैरेलल आपको P1 M1 और इसके पैरेलल आपको P2, यहाँ भी OY के पैरेलल P2 M2 ड्रॉ करना है। यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है P1 R। किस पे लाइन ड्रॉ करना है? M2 P2 पे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। P1 का कोऑर्डिनेट, अब लाइन तो हमारा यही है, P1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1, P2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए, सबसे पहले केस 1 या केस A जो भी रखिए, केस A इंटरनली, ठीक है। सपोज P be the point whose coordinates are x and y, मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना हमने मान लिया, x और y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, P को नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x y हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। सपोज P be the point whose coordinates are x and y which divides internally the line P1 P2 in the ratio of m/n। ठीक है, therefore P1 P is to PP2 is equal to m/n, यानी कि P1 P बराबर m है, PP2 बराबर n है। ठीक है, हमने ये कोऑर्डिनेट को दिखा दिया कि P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, P2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, यानी कि P1 P2 ही वो लाइन है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ P1 M1 and P2 M2 parallel to OY and P2, and also draw P1R parallel to OX to meet P2 M2 in R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। P का कोऑर्डिनेट हमने x और y मान ही लिया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन है जो कि हमें करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन छूट रहा था। देखिए ये फिगर जो है थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, हमारे पास 3 पॉइंट है P1 P2 और एक पॉइंट P भी तो है यहाँ पे। तो यहां से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इसको हम लोग कहेंगे M, और ये जो P1 है इसको अब ऐसे ड्रॉ करिए, ये हो गया P1 R1 या P1 R, चलिए इसको R1 करिए और इसको रखिए PR2, ठीक है। नाउ दिस इज द कंप्लीट फिगर, ठीक है ना, क्योंकि P एक पॉइंट है और यही पॉइंट P1 P2 पे है, जो कि इस P1 P2 जो लाइन है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना होगा। चलिए भाई ऐड कर दीजिए, ऑल्सो ड्रॉ PM पैरेलल टू OI टू मीट OX इन M, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने फिगर को थोड़ा ये किया है, तो इसको इरेज कर दीजिए और कंस्ट्रक्शन को थोड़ा फिर से लिख लीजिए। देखिए लिखिए, चलिए ड्रॉ P1 M1 PM एंड, ज़्यादा गैप नहीं हो गया ना, चलिए ड्रॉ PM P1 M1 एंड P, ये कॉमा है, ठीक है, P2 M2 पैरेलल टू OI टू मीट OX इन M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। ये कॉमा है, पता चल रहा है ना, ठीक है। PM P1 M1 एंड P2 M2 हमने क्या किया, OI के पैरेलल ये लाइंस ड्रॉ कर दिए हमने, और ये OX पे मीट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, M1 और M2 पे। चलिए ऑल्सो ड्रॉ P1 R1 एंड PR2 पैरेलल टू OX टू मीट PM and M2 P2 in R1 and R2 respectively। कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा कुछ इरेज करना होगा। आपने ये लिख लिया होगा, इसको अब मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, इंटरनली का केस है। हमने मान लिया कि सपोज P बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x and y which divides internally the line P1 P2 in the ratio of m/n. Therefore P1P is to PP2 is equal to m/n, और ये कंस्ट्रक्शन अभी जो हमने लिखा। चलिए भाई अब साफ साफ है कि ये जो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है सिमिलर है, सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब ये बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए, ठीक है। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। खास करके ट्राइंगल की सिमिलैरिटी में क्या कंडीशंस होते हैं, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी में क्या कंडीशंस होते हैं, ट्राइंगल किन किन केस में सिमिलर होते हैं, किन किन केस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट करिए, आपको मैं अलग से बताऊंगा वो सब, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। सो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स P1
R1P and PR2P2 वी हैव। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो P1P डिवाइडेड बाई P1R1, या ऐसे भी कर सकते हैं कि P1P डिवाइडेड बाई PP2। अब एक चीज देख लीजिए, दोनों सिमिलर है तो P1P डिवाइडेड बाई P1R1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई PR2। ये होगा दोनों ट्राइंगल में। इसी को हम लिख सकते हैं ना, P1P, इसको इधर ले आएंगे तो PP2 P1R1 बाई PR2। यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो P1P डिवाइडेड बाई PP2 इज इक्वल टू, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर, और जब ये बराबर है तो ये भी कंडीशन इससे फॉलो कर रहा है इसको। चलिए, सो P1P बाई PP2 इज इक्वल टू P1R1 बाई PR2। सबसे पहले ये देखना है कि भाई P1R1 ये तो x के पैरेलल है ना, तो इसके x कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही। R1 का x कोऑर्डिनेट होगा, P1 का x कोऑर्डिनेट होगा, तो सबसे पहले इसको आपको निकाल लेना होगा। तो इसको करने से पहले इसके नीचे थोड़ा कुछ और ऐड कर लीजिए। देयरफॉर P1R1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, P1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1। P का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, x और y P का कोऑर्डिनेट है। तो P1R1 इज इक्वल टू M1M लिख सकते हैं ना। OM दूरी कितनी है, x कोऑर्डिनेट इसकी x, M1 यानी कि x1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा ना। उसी तरह से PR2 कितना हो जाएगा हमारा, M2 यानी कि x2 माइनस x, ये होगा ना, x2 माइनस x, M2 x कोऑर्डिनेट देखिए, x यहाँ पे x2 है और m x कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। तो x2 माइनस x आपका mm2 निकल गया, वही हमें चाहिए था। ऑल्सो इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद, ठीक है, मतलब इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल्सो PR1 कितना हो जाएगा, P, एक काम करता हूँ, ज़्यादा घिचिर पिचिर नहीं करना है, इसको आप इरेज करिए, इसको एक स्टेप बाद लिखेंगे। सही लिखा है, बट चूंकि हम ये सारे लेंथ्स को हम लिख रहे हैं तो पहले लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, सो P1R1 निकल लिया, PR2 निकाल लिया हमने, यानी कि x के तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया। अब y के तरफ वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऑल्सो PR1, भाई PR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, MP माइनस MR1 हो जाएगा ना, यानी कि MP माइनस MR1 को M1P1 लिख सकते हैं, M1P1। तो क्या हो गया, MP कितना हो गया आपका, MP y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट y है, और M1P1 ये ऑर्डिनेट क्या है, y1, तो माइनस y1। एंड सिमिलरली P2R2 आपका कितना हो जाएगा, M2R2 प्लस ये तो साफ साफ है ना, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका M2R2 माइनस, माफ करिएगा, M2P2 माइनस M2R2, यानी कि M2P2 माइनस M2R2 को आप क्या लिख सकते हैं, MP। M2P2 क्या है,
ऑर्डिनेट ये डिस्टेंस कितना है y2 और MP y। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम द, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखता तो जो नए स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज कर जाते, इसीलिए। नाउ फ्रॉम द सिमिलर triangles P1 R1 P and P R2 P2 we have, क्या हो जाएगा, P1 P डिवाइडेड बाई PP2 इज इक्वल टू, पहले x वाला दूरी ले लेते हैं इसके साथ, दोनों ट्राइंगल का x वाला जो रेशियो है दूरी का उसको इससे इक्वेट कर देते हैं, फिर y वाला कर देंगे। ठीक है, तो P1 R1 बाई P R2, इसको इरेज करना होगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो चलिए इरेज करूं। गुड, वेरी गुड। देखिए मैंने ये डिस्टेंस को ही मिटा दिया, लेकिन आपने लिख लिया होगा ना, मुझे डिस्टेंस तो यहां से दिख जाएगा। दैट इंप्लाइज P1 P कितना है भाई, m है, PP2 कितना है, n है। ये रेशियो m बाई n ही तो है ना, इज इक्वल टू P1 R1। अब P1 R1 यहां से देख लेते हैं कितना है। P1 R1 जो है वो P1 R1 x माइनस x1 है, x माइनस x1 है, और PR2 कितना है, x2 माइनस x है। गुड, mx2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x वाले को एक तरफ ले आएंगे, इसको और इसको एक तरफ ले जाइए तो हो जाएगा mx प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। इसलिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो m प्लस n आएगा, और उसको उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगेन ऑल्सो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स, इतना लिखूं, इन्हीं सिमिलर ट्राइंगल से मैं इसी से सारा कुछ कर रहा हूं, तो एक जगह लिख दिया है मैंने, बस ऑल्सो करके एक और रिलेशन लिख देता हूं। ऑल्सो P1 R1 डिवाइडेड बाई, माफ करिएगा, P1 P बाई PP2 इज इक्वल टू, अब y वाला दूरी जो है उस दूरी के रेशियो के को हम लोग इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, यानी कि PR1 बाई P2 R2 m बाई n इज इक्वल टू, PR1 कितना है हमारा, PR1 है हमारा y माइनस y1, P2 R2 y2 माइनस y। वेंस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसको भी रंग बिरंगा कर दूं थोड़ा, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब कोई पॉइंट P किसी भी लाइन को जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 m/n के रेशियो में डिवाइड करता हो इंटरनली, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x ये और y ये। इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अभी एक्सटर्नली का केस बाकी है, ठीक है। टाइम देख लूं थोड़ा, चलिए अभी टाइम है, बैटरी भी है मेरे ख्याल से, अभी तो बैटरी है। अब एक्सटर्नली के केस में देख लेते हैं, ये तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। अब इसमें एक कंडीशन हो सकता है, अब अगर कोई ये पॉइंट P है तो P हो सकता है कि P1 P2 के मिड पॉइंट में हो। तो जब मिड पॉइंट में हो, अगर P मिड पॉइंट होगा तो P1 P इज टू P P2 इज इक्वल टू 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा P1 P2 को। मिड पॉइंट में है भाई, P1 P इज इक्वल टू PP2, दैट्स इट। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं आगे, इसी में ऐड कर लेते हैं। इतना आपने लिख लिया हो
ओहो, इसको मिटा दिया मैंने, आपने फिगर बनाया है। तो आपने देखा कि मैं क्यों कल कह रहा था कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री विल टेक टाइम। ठीक है, सो थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। इसलिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line the coordinates of the point which divides the line, the coordinates of whose end points are x1, y1 and x2, y2 in the ratio of m:n इंटरनली इज कितना हो जाएगा, रंग बिरंगा थोड़ा लिख दूं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y कितना हो जाएगा ऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अगेन इफ P इज द मिड पॉइंट, इसी में इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ P1P, देन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y1 बाई 2। इसलिए the coordinates of P in this case is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। इसको रंग बिरंगा करना भूल गया, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल के केस में हम लोग देख लेते हैं और फिर क्लास को आज के खत्म कर देंगे। थोड़ा सा शुरुआत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, आपको पता है क्यों, कल मैंने आपको क्लास के अंत में बताया था, तो इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी क्लास को, मतलब 2 घंटे का या 2.5 घंटे का क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ दिनों में शुरू कर देंगे, 2-4-5 दिनों में, सप्ताह भर में वो भी शुरू कर देंगे, लंबा लंबा क्लास होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ बेयर विथ मी थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सटर्नल के केस में कर लेते हैं। केस बी, एक्सटर्नली। ब्लू पेन से थोड़ा ज़्यादा हल्का हो जाता ना, देखने में दिक्कत होती होगी, चलिए कोई नहीं। ये ठीक है। सो
एक्सटर्नली के केस में। अब एक्सटर्नली के केस में जो फिगर बनेगा हमारा वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये x, ये y, मान लेते हैं P यहाँ है, P1 यहाँ है, P2, ये जो है ये लाइन है, और इसको थोड़ा रंग बिरंगा बनाते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो है मान लेते हैं हमारा P है, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि या तो P2 से बाहर या तो P1 से बाहर इधर, या तो P2 से बाहर। मतलब ये जो लाइन है P1 P2 इससे बाहर जाके इसको डिवाइड कर रहा है। अब बाहर का डिवीजन किसको कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x y, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, m1 m2 m। अब यहां से P2 P1 R1 और यहां से P2 R2। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही इंक्लाइंड एंगल बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप कितना भी इंक्लाइंड बना सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना सब वही है, बस एक ही चीज़ यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा कि सपोज P is PB the required point which divides the line P1 P2 externally in the ratio of m/n। ठीक है, ड्राइंग हमने कर दिया है, लिख भी देता हूं। ड्रॉ P1 m1 P2 m2 and Pm parallel to OY to meet OX in m1 m2 and m respectively। Also draw P1 R1 and P2 R2 parallel to MP, माफ करिएगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x टू मीट MP एंड टू मीट MP इन, क्योंकि दोनों भाई MP में ही मिल रहा है, टू मीट MP इन R1 एंड R2 respectively। Therefore, from the figure we can easily see that P1 R1 is equal to कितना हो जाएगा, R1 x तक इसकी दूरी x, यहां पे कितना है x माइनस x1, x माइनस x1, P2 R2, साफ साफ मैं देख सकता हूं कि P2 R2 हो जाएगा x माइनस x2। P2 R2 मतलब क्या, P2 R2 मतलब M2M, M2M की दूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा डिटेल में लिख ही देता हूँ, नहीं तो पता नहीं है आपका कोई ठीक नहीं है भाई। M1M की दूरी अब x माइनस x1, P2 R2 मतलब M2M यानी कि x माइनस x2। ऑल्सो क्या लगाना है, अब हमें चाहिए PR1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए PR1 हो जाएगा MP माइनस
R1P इज इक्वल टू MP माइनस R1P। R1P को हम क्या लिख सकते हैं, माफ करिए, हमें यही तो चाहिए, R1P तो हमें चाहिए, तो MP माइनस MR1, तो MR1 मतलब MP माइनस M1P1 यानी कि Y माइनस Y1। क्यों? MP ऑर्डिनेट क्या है Y, और M1P1 ऑर्डिनेट क्या है, यानी कि Y कोऑर्डिनेट क्या है Y1, तो Y के तरफ की दूरी कितनी होगी R1, यानी कि ये डिस्टेंस, माफ करिएगा Y1, ये डिस्टेंस Y1, ये पूरा डिस्टेंस Y, तो Y में से Y1 गया, हमें ये मिल गया। सिमिलरली PR2 इज इक्वल टू MP माइनस MR2 इज इक्वल टू MP माइनस MR2 को लिख सकते हैं M2P2 यानी कि Y माइनस Y2। ठीक है, चलिए now from the similar triangles P1 R P and P2 R2 P। अब एक चीज देखिए, इसके नीचे चाहे यहीं पे आगे इस तरह से ऐड कर दीजिए, दैट इज P1 P2 इज टू P2 P1P इज टू P2P इज इक्वल टू M इज टू N। अब आपने समझा कि एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होता है, मतलब यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो कितना है, M इज टू M है, M इज टू N है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, बहुत बारीक सी चीजें हैं, चूंकि ये बहुत पहले हमने प्रूफ करा है तो इतना याद नहीं आता है करवाने के लिए, बट जब करते करते जाते हैं तो अचानक से याद आता है कि अरे इसको भी लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत पहले अगर मुझे दिक्कत हुई थी तो हो सकता है कि आप में से बहुतों को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए छोटा छोटा जो चीज़ है ना उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा आगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए, नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, आपको समझ में आएगा, बट फिर भी ऐड कर लीजिए ताकि पहली बार में जब आप इसको रीडिंग करेंगे या कुछ करेंगे तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना क्रिएट करे आपके दिमाग में। चलिए, सो नाउ फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल्स P1 RP एंड P2 R2P क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद यहां से कर रहा हूं P1P डिवाइडेड बाई P2P इज इक्वल टू P1 R1 डिवाइडेड बाई P2 R2। M बाई N इज इक्वल टू P1 R1 कितना है आपका, x माइनस x1 बाई x माइनस x2, mx माइनस mx2, nx माइनस nx1, x वाले को एक तरफ ले आइए तो mx माइनस nx इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1, x कॉमन लेंगे, m माइनस n, mx2 माइनस nx1, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यही डिफरेंस है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपका। इरेज कर दूं इसको, चलिए, माइक देखते ही रहना पड़ता है क्योंकि मैंने आज माइक को चार्ज भी नहीं किया है। सो ऑल्सो P1P बाई P2P इज इक्वल टू, वाई वाला एक तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, PR1 बाई
PR2 m by n इज इक्वल टू PR1 कितना है y माइनस y1, PR2 y माइनस y2। दैट इम्प्लाइज इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। So the coordinate of the point P which divides P1 P2 externally in the ratio m is to n is x is equal to इतना and y is equal to इतना। ठीक है, तो इस केस में P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये दोनों होगा, x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये। यही सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक, आई थिंक। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे 2-3, और उसके बाद फिर लोकस हम लोग लोकस नहीं, उसके बाद किसी ट्राइंगल का जिसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस तरह के ट्राइंगल के एरिया को फाइंड हम लोग करेंगे। उसी तरह के क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करेंगे, और ये देखेंगे कि किसी भी पॉलीगन ऑफ n साइड्स के एरिया को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो उस केस में। तो ये सब कुछ देखेंगे। दैट मीन्स एरिया के बारे में हम लोग, पॉलीगॉन्स के एरिया के बारे में, जिन पॉलीगॉन्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों उस तरह के पॉलीगॉन्स के एरिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद वी विल स्टार्ट लोकस, और वहीं से आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की असली जर्नी शुरू होगी। ऐसा नहीं है, ये सब भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ही है, आगे ये सब का बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज का आगे आप देखेंगे कि हमेशा यूज़ होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like this class, and see you tomorrow. Thank you। इसको लिख लीजिएगा।